चैप्टर 18 वापसी यात्रा। जब बिल्बो को होश आया तो वह सचमुच अकेला था। वह रेवनहिल के सपाट पत्थरों पर लेटा हुआ था और आसपास कोई नहीं था। बादल रहित लेकिन ठंडा दिन उसके ऊपर फैला हुआ था। वह कांप रहा था और पत्थर की तरह ठंडा था, लेकिन उसका सिर आग से जल रहा था। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या हुआ है, उसने खुद से कहा। वैसे भी मैं अभी भी शहीद हुए नायकों में से एक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए अभी भी काफी समय है। वह दर्द से कराहते हुए उठ बैठा। घाटी में देखने पर उसे कोई जीवित भूत नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद जब उसका सिर थोड़ा साफ हुआ तो उसे लगा कि वह नीचे चट्टानों में कल्पित बौने घूम रहे हैं। उसने अपनी आंखें रगड़ी। निश्चित रूप से मैदान में कुछ दूरी पर अभी भी एक शिविर था और गेट के आसपास कोई आ जा रहा था। बौने दीवार हटाने में व्यस्त लग रहे थे, लेकिन सब कुछ अभी भी घातक था। कोई पुकार नहीं थी और न ही किसी गीत की प्रतिध्वनि। हवा में दुख था। आखिरकार जीत ही हुई, मुझे लगता है, उसने सिर में दर्द महसूस करते हुए कहा। खैर, ये बहुत निराशाजनक मामला लगता है। अचानक उसे लगा कि कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा है और उसकी तरफ आ रहा है। हाय हाय, उसने कांपती आवाज में पुकारा। हाय हाय, क्या खबर है? ये कौन सी आवाज है जो पत्थरों के बीच से बोल रही है? उस आदमी ने रुककर बिल्बो के पास ही अपने चारों ओर देखते हुए कहा। तभी बिल्बो को अपनी अंगूठी याद आई। अच्छा, मैं धन्य हूँ, उसने कहा। आखिरकार इस अदृश्यता के अपने नुकसान हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि मैं बिस्तर पर एक गर्म और आरामदायक रात बिता सकता था। यह मैं हूँ, बिल्बो बेगिंस, थोरिन का साथी, उसने चिल्लाते हुए जल्दी से अंगूठी उतारी। यह अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें पा लिया, आदमी आगे बढ़ते हुए बोला। तुम बहुत अच्छे हो, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और हम तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। तुम भी मृतकों में गिने जाते, जिनकी संख्या बहुत है। अगर जादूगर गैंडाल्फ ने यह न कहा होता कि तुम्हारी आवाज़ आखिरी बार इसी जगह सुनी गई थी। मुझे आखिरी बार यहाँ देखने के लिए भेजा गया है। क्या तुम्हें बहुत चोट लगी है? मुझे लगता है कि सिर पर बहुत बुरी चोट लगी है, बिल्बो ने कहा। लेकिन मेरे पास हेलमेट और कठोर खोपड़ी है। फिर भी मुझे बीमार महसूस हो रहा है और मेरे पैर तिनके की तरह हैं। मैं तुम्हें घाटी में शिविर तक ले जाऊंगा, आदमी ने कहा और एक घोड़ा उठाया। उसे हल्के से ऊपर। वह आदमी तेज और पक्के कदमों वाला था। कुछ ही देर में बिल्बो को डेल में एक तंबू के सामने खड़ा कर दिया गया और वहां गैंडाल्फ खड़ा था, जिसका हाथ गोफन में बंधा हुआ था। जादूगर भी बिना घायल हुए नहीं बच पाया था और पूरी सेना में बहुत कम लोग ऐसे थे जो सुरक्षित बचे थे। जब गैंडाल्फ ने बिल्बो को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। बेगिंस, उसने कहा। अच्छा, मैं कभी नहीं। आखिरकार मैं जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं सोचने लगा कि क्या तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें बचा पाएगी। एक भयानक काम, और ये लगभग विनाशकारी था, लेकिन दूसरी खबरें इंतजार कर सकती हैं। आओ, उसने और भी गंभीरता से कहा। तुम्हें बुलाया गया है, और हॉबिट को आगे बढ़ाते हुए वह उसे तंबू के अंदर ले गया। जय हो, थोरिन, उसने अंदर आते ही कहा। मैं उसे ले आया हूँ। वहाँ सचमुच थोरिन ओकेनशील्ड पड़ा था, कई घावों से घायल, और उसका फटा हुआ कवच और नोकदार कुल्हाड़ी फर्श पर पड़ी थी। उसने ऊपर देखा तो बिल्बो उसके पास आया। अलविदा अच्छे चोर, उसने कहा। अब मैं अपने पिता के पास प्रतीक्षा कक्ष में जा रहा हूँ, जब तक कि दुनिया का नवीनीकरण न हो जाए। चूंकि अब मैं सारा सोना और चांदी छोड़कर वहां जा रहा हूं जहां इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, और मैं गेट पर अपने शब्दों और कार्यों को वापस लेना चाहता हूं। बिल्बो दुख से भरकर एक घुटने पर झुक गया। अलविदा, पहाड़ के नीचे राजा, उसने कहा। यह एक कड़वी साहसिक यात्रा है, अगर इसका अंत इसी तरह होना है, और सोने का पहाड़ भी इसे ठीक नहीं कर सकता। फिर भी मुझे खुशी है कि मैंने आपके संकटों में हिस्सा लिया है। ये किसी भी बेगिंस के लिए उससे कहीं ज्यादा है जिसका वह हकदार है। नहीं, थोरिन ने कहा, तुम्हारे अंदर जितना अच्छाई है, उससे कहीं ज्यादा है, दयालु पश्चिम के बच्चे। कुछ साहस और कुछ बुद्धि, दोनों का मिश्रण।
अगर हम में से ज्यादातर लोग जमा किए गए सोने से ज्यादा खाने, खुशियां मनाने और गाने को महत्व देते तो ये दुनिया ज्यादा खुशहाल होती। लेकिन दुख हो या खुशी, मुझे अब इसे छोड़ना होगा। अलविदा। फिर बिल्बो मुड़ा और खुद ही चला गया और कंबल ओढ़कर अकेला बैठ गया और चाहे आप यकीन करें या न करें, वो तब तक रोता रहा जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं और उसकी आवाज भारी नहीं हो गई। वो एक दयालु छोटा सा इंसान था। वास्तव में उसे फिर से मजाक करने का दिल करने में बहुत समय लग गया। यह एक दया है, उसने आखिरकार खुद से कहा, कि मैं जब जागा तो जाग गया। काश थोरिन जीवित होते, लेकिन मुझे खुशी है कि हम दयालुता से अलग हुए। तुम मूर्ख हो, बिल्बो बैगिंस, और तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ी की। पत्थर के साथ वह मामला, और शांति और स्थिरता लाने के आपके सभी प्रयासों के बावजूद वहाँ लड़ाई हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए आपको शायद ही दोषी ठहराया जा सकता है। बिल्बो को बाद में पता चला कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ था, लेकिन इससे उसे खुशी से ज्यादा दुख हुआ और अब वह अपने रोमांच से थक चुका था। घर वापस जाने के लिए उसकी हड्डियां दुख रही थीं। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए इस बीच मैं कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। चीलों को बहुत पहले से ही भूतों के जमा होने का संदेह था। उनकी सतर्कता से पहाड़ों में होने वाली हलचलें पूरी तरह से छिप नहीं सकती थीं। इसलिए वे भी बड़ी संख्या में मिस्टी माउंटेन के महान चील के नीचे इकट्ठा हुए थे, और आखिरकार दूर से युद्ध की गंध पाकर वे सही समय पर तूफान में तेजी से नीचे आ गए। वे ही थे जिन्होंने भूतों को पहाड़ी ढलानों से उखाड़ फेंका, उन्हें खाइयों में फेंक दिया, या उन्हें अपने दुश्मनों के बीच चीखते और भ्रमित करते हुए नीचे खदेड़ दिया। बहुत समय नहीं बीता था कि उन्होंने लोनली माउंटेन को मुक्त कर दिया था, और घाटी के दोनों ओर के कल्पित बौने और मनुष्य आखिरकार नीचे की लड़ाई में मदद के लिए आ सके। लेकिन ईगल्स के साथ भी वे संख्या में कम थे। उस आखिरी घंटे में खुद बियोर्न प्रकट हुआ था। कोई नहीं जानता था कि कैसे और कहां से। वह अकेला आया था, और भालू के आकार में, और ऐसा लग रहा था कि वह अपने क्रोध में लगभग विशालकाय आकार का हो गया था। उसकी आवाज की गर्जना ढोल और बंदूकों जैसी थी, और उसने भेड़ियों और भूतों को अपने रास्ते से तिनके और पंखों की तरफ फेंक दिया। वो उनके पीछे गिर गया, और वज्र की तरह रिंग के माध्यम से टूट गया। बौने एक छोटी गोलाकार पहाड़ी पर अपने स्वामियों के चारों ओर स्थिर खड़े थे। तब बियोर्न झुका और थोरिन को उठाया, जो भालों से छलनी हो गया था, और उसे लड़ाई से बाहर ले गया। वह तेजी से वापस लौटा और उसका क्रोध दोगुना हो गया, ताकि कोई भी उसका सामना न कर सके और कोई भी हथियार उसे काटता हुआ न लगे। उसने अंगरक्षक को तितर बितर कर दिया और बोल्ट को खुद नीचे खींच लिया और उसे कुचल दिया। तब भूतों पर निराशा छा गई और वे सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन नई उम्मीद के आने से उनके दुश्मनों की थकान दूर हो गई, और उन्होंने उनका पीछा किया और उनमें से अधिकांश को जहां भी संभव था भागने से रोक दिया। उन्होंने उनमें से कई को रनिंग नदी में खदेड़ दिया, और जो दक्षिण या पश्चिम की ओर भाग गए उन्होंने फॉरेस्ट नदी के आसपास के दलदलों में शिकार किया, और वहां अधिकांश अंतिम भगोड़े मारे गए, जबकि जो लोग मुश्किल से वुड एल्व्स के राज्य में आए थे वे वहां मारे गए या मिर्कुड के पथहीन अंधेरे में मरने के लिए खींचे गए। गीतों में कहा गया है कि उस दिन उत्तर के भूत योद्धाओं के 3 भाग मारे गए, और पहाड़ों में कई वर्षों तक शांति रही। रात होने से पहले ही विजय सुनिश्चित हो गई थी, लेकिन जब बिल्बो शिविर में लौटा तब भी पीछा पैदल ही चल रहा था, और घाटी में केवल एक सैनिक बचा था, अधिक गंभीर रूप से घायल। ईगल्स कहाँ हैं? उसने उस शाम गैंडाल्फ से पूछा, जब वह कई गर्म कंबलों में लिपटा हुआ लेटा था। जादूगर ने कहा, कुछ लोग शिकार पर हैं, लेकिन अधिकांश अपने घोंसले में वापस चले गए हैं। वे यहाँ नहीं रुकना चाहते थे, और सुबह की पहली किरण के साथ ही चले गए। डैन ने उनके सरदार को सोने का मुकुट पहनाया है, और उनके साथ हमेशा के लिए दोस्ती की शपथ ली है। मुझे खेद है, मेरा मतलब है, मैं उन्हें फिर से देखना चाहता था, बिल्बो ने नींद से कहा। शायद मैं उन्हें घर के रास्ते में देखूंगा। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही घर जा रहा हूँ। जैसे ही आप चाहें, जादूगर ने कहा। दरअसल बिल्बो के वास्तव में जाने से पहले कुछ दिन बीत चुके थे। उन्होंने थोरिन को पहाड़ के नीचे गहराई में दफना दिया,
और बार्ड ने आर्केनस्टोन को उसकी छाती पर रख दिया। पहाड़ के गिरने तक इसे यहीं रहने दो, उसने कहा। यह उसके बाद यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आए। उसके मकबरे पर एल्वेन किंग ने ऑक्रिस्ट को रखा, वह एल्विश तलवार जिसे थोरिन से कैद में लिया गया था। गीतों में कहा जाता है कि अगर दुश्मन पास आते तो ये हमेशा अंधेरे में चमकती रहती थी और बॉनो के किले को आश्चर्यचकित करके नहीं लिया जा सकता था। अब नैन के बेटे डैन ने अपना निवास बनाया और वह पहाड़ के नीचे राजा बन गया, और समय के साथ कई अन्य बौने प्राचीन हॉल में उसके सिंहासन के पास इकट्ठे हुए। थोरिन के 12 साथियों में से 10 बचे। फिली और किली ढाल और शरीर के साथ उसका बचाव करते हुए गिर गए थे, क्योंकि वह उनकी मां का बड़ा भाई था। बाकी डैन के साथ रहे, क्योंकि डैन ने अपने खजाने को अच्छी तरह से संभाला। बेशक अब इस खजाने को उन हिस्सों में बांटने का कोई सवाल ही नहीं था जैसा कि योजना बनाई गई थी। बालिन और ड्वालिन और डोरी और अनोरी और ओरी और ओइन और ग्लोविन और बिफुर और बोर और बॉम्बुर या बिल्बो को। फिर भी सभी चांदी और सोने का 14वां हिस्सा गढ़ा हुआ और कच्चा बार्ड को दिया गया, क्योंकि डैन ने कहा, हम मृतकों की सहमति का सम्मान करेंगे और अब आर्केनस्टोन उसके पास है। 14वां हिस्सा भी बहुत बड़ी संपत्ति थी, जो कई नश्वर राजाओं की संपत्ति से भी अधिक थी। उस खजाने से बार्ड ने लेक टाउन के मास्टर को बहुत सारा सोना भेजा और उसने अपने अनुयायियों और मित्रों को मुक्त हस्त से पुरस्कृत किया। एल्वेन किंग को उसने गिरियन के पन्ने दिए, ऐसे रत्न जो उसे सबसे प्रिय थे, जिन्हें डैन ने उसे लौटा दिया था। बिल्बो से उसने कहा, ये खजाना जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। हालांकि पुराने समझौते टिक नहीं सकते, क्योंकि बहुत से लोगों का इसके जीतने और बचाव पर दावा है। फिर भी भले ही तुम अपना सारा दावा छोड़ देने को तैयार हो, मैं चाहता हूं कि थोरिन के शब्द, जिनके लिए उसे पश्चाताप हुआ था, सच न साबित हो कि हमें तुम्हें बहुत कम देना चाहिए। मैं तुम्हें सबसे अधिक इनाम दूंगा। आप बहुत दयालु हैं, बिल्बो ने कहा, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए राहत की बात है। मैं बिना युद्ध और हत्या के उस सारे खजाने को घर कैसे ला सकता था, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि घर पहुंचने पर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए था। मुझे यकीन है कि यह आपके हाथों में बेहतर है। अंत में वह सिर्फ 2 छोटे बक्से ही ले जाएगा, एक चांदी से भरा होगा और दूसरा सोने से, जो एक मजबूत टट्टू उठा सकता है। यह उतना ही होगा जितना मैं संभाल सकता हूँ, उसने कहा। आखिरकार वह समय आ गया जब वह अपने दोस्तों को अलविदा कह सकता था। अलविदा बालिन, उसने कहा, और अलविदा ड्वालिन, और अलविदा डोरी, अनोरी, ओरी, ओवन, ग्लोविन, बिफुर, बोर और बॉम्बुर। आपकी दाढ़ी कभी पतली न हो। और पहाड़ की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, अलविदा थोरिन ओकेनशील्ड। और फिली और किली, आपकी यादें कभी मिट न जाएं। फिर बॉनो ने अपने द्वार के सामने सिर झुकाया, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। अलविदा और शुभकामनाएं, जहां भी तुम जाओ। बालिन ने आखिरकार कहा, अगर तुम फिर कभी हमारे पास आओ, जब हमारे हॉल एक बार फिर से सुंदर बनेंगे, तो दावत वाकई शानदार होगी। अगर कभी आप मेरी तरफ से गुजरें, बिल्बो ने कहा, दरवाजा खटखटाने में देर मत करना। चाय 4 बजे होगी, लेकिन आप में से किसी का भी किसी भी समय स्वागत है। फिर वह मुड़ गया। एल्फ होस्ट मार्च पर था, और अगर ये दुखद रूप से कम हो गया था, फिर भी कई लोग खुश थे, क्योंकि अब उत्तरी दुनिया कई दिनों तक खुश रहेगी। ड्रैगन मर चुका था, और भूत प्रेत पराजित हो चुके थे, और उनके दिल सर्दियों के बाद खुशी के वसंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। गैंडाल्फ और बिल्बो एल्वेन किंग के पीछे सवार हुए और उनके बगल में बियोर्न फिर से मनुष्य के रूप में चल रहा था और वह सड़क पर ऊंची आवाज में हंस रहा था और गा रहा था। इस तरह वे तब तक चलते रहे जब तक वे मिर्कुड की सीमाओं के पास नहीं पहुंच गए, उस जगह के उत्तर में जहां फॉरेस्ट नदी बहती थी। फिर वे रुक गए, क्योंकि जादूगर और बिल्बो जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, भले ही राजा ने उन्हें अपने हॉल में कुछ समय रुकने के लिए कहा था। उनका इरादा जंगल के किनारे से जाने का था और उसके उत्तरी छोर पर उस बंजर भूमि में जाना था जो उसके और ग्रे पर्वतों की शुरुआत के बीच थी। यह एक लंबी और उदास सड़क थी, लेकिन अब जब भूतों को कुचल दिया गया था,
तो उन्हें ये पेड़ों के नीचे के भयानक रास्तों से ज्यादा सुरक्षित लगा। इसके अलावा बियोर्न भी उसी रास्ते से जा रहा था। अलविदा, ये एल्वेन किंग, गैंडाल्फ ने कहा। जब तक दुनिया जवान है तब तक हरे जंगल की जय हो, और तुम्हारे सभी लोग जय हो। अलविदा, ये गैंडाल्फ, राजा ने कहा। आप हमेशा वहीं रहें जहां आप हैं, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे कम अपेक्षित। जितनी बार आप मेरे हॉल में आएंगे मैं उतना ही प्रसन्न होऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, बिल्बो ने हकलाते हुए और एक पैर पर खड़े होकर कहा, कि इस उपहार को स्वीकार करें। और उसने चांदी और मोतियों का एक हार निकाला जो डैन ने उसे विदा करते समय दिया था। राजा ने पूछा, हे हॉबिट, मैंने ऐसा उपहार किस तरह अर्जित किया है? ठीक है, ईर, मैंने सोचा, क्या तुम्हें पता नहीं है? बिल्बो ने उलझन में कहा, वह, ईर, आपके आतिथ्य के लिए कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। मेरा मतलब है कि एक चोर की भी अपनी भावनाएं होती हैं। मैंने आपकी बहुत शराब पी है और आपकी बहुत रोटी खाई है। मैं आपका उपहार स्वीकार करूंगा, हे बिल्बो द मैग्निफिसेंट, राजा ने गंभीरता से कहा, और मैं आपको योगिनी मित्र और धन्य घोषित करता हूँ। आपकी छाया कभी कम न हो या चोरी करना बहुत आसान होगा। अलविदा। फिर कल्पित बौने जंगल की ओर मुड़ गए और बिल्बो अपने घर की ओर लंबे रास्ते पर चल पड़ा। वापस आने से पहले उसे कई कठिनाइयों और रोमांचों का सामना करना पड़ा। जंगल अभी भी जंगल ही था और उन दिनों उसमें भूत प्रेतों के अलावा और भी बहुत कुछ था, लेकिन वह अच्छी तरह से निर्देशित और सुरक्षित था। जादूगर उसके साथ था और बियोर्न भी रास्ते भर उसके साथ था और वह फिर कभी बहुत बड़े खतरे में नहीं पड़ा। वैसे भी सर्दियों के मध्य तक गैंडाल्फ और बिल्बो जंगल के दोनों किनारों से बियोर्न के घर के दरवाजे तक वापस आ गए थे और वहां कुछ समय के लिए वे दोनों रुके। वहां यूल टाइड गर्म और खुशनुमा था और लोग बियोर्न के कहने पर दूर दूर से दावत खाने आते थे। मिस्टी माउंटेन्स के भूत अब कम और डरे हुए थे और वे जितनी गहरी छेद पा सकते थे उसमें छिप गए थे और वार्ग जंगल से गायब हो गए थे ताकि लोग बिना किसी डर के बाहर जा सकें। बियोर्न वास्तव में बाद में उन क्षेत्रों में एक महान सरदार बन गया और पहाड़ों और जंगल के बीच एक विस्तृत भूमि पर शासन किया, और ऐसा कहा जाता है कि कई पीढ़ियों तक उनके वंश के लोगों में भालू का रूप धारण करने की शक्ति थी। और कुछ लोग भयंकर और बुरे थे, लेकिन अधिकांश लोग दिल से बियोर्न जैसे थे, भले ही आकार और ताकत में कम थे। उनके दिनों में मिस्टी पर्वतों से आखिरी भूतों का शिकार किया गया और जंगल के किनारे पर एक नई शांति आई। ये वसंत ऋतु थी, सुहावना मौसम, हल्की धूप और चमकीला सूरज। इससे पहले कि बिल्बो और गैंडाल्फ अंततः बियोर्न से विदा लेते, और यद्यपि वह घर जाने के लिए तरस रहा था, बिल्बो अफसोस के साथ चला गया, क्योंकि बियोर्न के बगीचों के फूल वसंत ऋतु में तीव्र गर्मी की तुलना में कम अद्भुत नहीं थे। आखिरकार वे लंबी सड़क पार करके उसी दर्रे पर पहुंच गए जहां भूतों ने उन्हें पहले पकड़ लिया था। लेकिन वे सुबह के समय उस ऊंचे स्थान पर पहुंचे और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि दूर दूर तक फैली भूमि पर एक सफेद सूरज चमक रहा है। पीछे मिर्कवुड था जो दूर से नीला दिखाई देता था, और वसंत ऋतु में भी किनारे पर गहरा हरा दिखाई देता था। दूर दूर तक नजर के किनारे पर अकेला पहाड़ था। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर अभी तक पिघली हुई बर्फ पीली चमक रही थी। तो आग के बाद बर्फ आती है और ड्रैगन का भी अंत होता है, बिल्बो ने कहा, और उसने अपने साहसिक कार्य से मुंह मोड़ लिया। टूकीश भाग बहुत थका हुआ था और बैगिंस दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था। मैं अब केवल अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ, उसने कहा।